जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग लेना चाहें तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है ये दीर्घतम होती है। अब गामा किरण की बात करें तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था पूछा जाता है, तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताइए, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मानव कपाल की बात करें तो मानव कपाल में टोटल 8 अस्थियां होती है, और खोपड़ी में पूछे तो खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। और कान की बात करें तो कान में एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, इस तरह से कान में टोटल 6 अस्थियां होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपिस है वो कान में ही पाई जाती है। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की वन सर्वाधिक विद्यमान है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। आंसर बताइए, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ध्यान रखना है। और ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। आगे देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है, हो सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 14। याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब जो है लोकसभा में जो 2 प्रतिनिधि को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, अब वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, पूर्व स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। चलिए आंसर बताइए, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 को। और आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए, ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब आपसे पूछा जा सकता है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशान्बे है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो देखिए, ईसा मसीह कौन है, तो ईसाई धर्म के संस्थापक है, और इनको सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए 1927 में। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1927 में। आगे देखिए, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से,
और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो बिहार पुलिस के लिए अभी इस चैनल पर 2 क्लास चल रहे हैं, एक रात 8 बजे और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, याद रखिएगा। और राइबोसोम को याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये है कांडला बंदरगाह। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। चेन्नई पूछा जाता है तो देखिए चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो नोट कर लीजिए, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। हल्दिया पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है हल्दिया। चेन्नई अभी हमने बताया ये सबसे पुराना बंदरगाह है। आप लोग कमेंट करके बताइए तूतीकोरिन कहाँ पर है? मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 7। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। HTTP से क्या तात्पर्य है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताइए। HTTP से क्या तात्पर्य है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, भारत में स्वराज आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे देखिए, पालघाट निम्नलिखित राज्य में से किन्हें जोड़ता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को खाली स्थान नदी के तट पर पराजित किया था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो चालुक्य वंश के महानतम शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। आपसे पूछा जाएगा गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा ये नासिक से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आग का आविष्कार, ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी व्याकरण के लिए भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो बीच बीच में हिंदी व्याकरण का भी क्लास करा दिया जाएगा।
आगे देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए और बहुत ही जल्द सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। काली मिट्टी की बात करें तो यह कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा, और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। कंकड़ मैदान, यहाँ पे कंकड़ नहीं होगा कन्नड़ होगा। कंकड़ के मैदानों में, दक्कन क्षेत्र में, कोरोमंडल मैदानों में, या फिर पंजाब मैदानों में। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। कन्नड़ के मैदानों में वर्षाहीन खेती, जिसको ड्राई फार्मिंग कहा जाता है, ये विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। और कन्नड़ का मैदान कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। और कोरोमंडल की बात करें तो याद रखिएगा, ये भारत का पूर्वी तट है कोरोमंडल। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो देखिए भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत जो है विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन होता है, तो केरल में। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। तो सही जवाब है रेयॉन, याद रखिएगा। रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो देखिए भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति केंद्र सरकार की प्रतिनिधि का है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है। तो सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, याद रखिएगा, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक पूछा जाता है कामायनी, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कामायनी, तो ये किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना याद रखिएगा भारत भारती है। क्या है, भारत भारती। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये बहुत ही सिंपल है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। उड़ीसा का क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए उड़ीसा का क्या है। कर्नाटक का यक्षगान है। चीज़ों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, किस अवस्था में रखा जा सकता है। तो सही जवाब है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए अंतिम यानी कि 24वें, जो कि महावीर स्वामी है। अंतिम से एक पूर्व यानी 23वें तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कलहन की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी ये कलहन की पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है।
अशोक कौन थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। आगे देखिए, बौद्ध परंपरा की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। अशोक के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अशोक के शासनकाल में, और जो फारसी में अनुवाद हुआ इस संस्करण का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रज्मनामा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है रज्मनामा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों, लेप्चा जनजाति यह मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो ध्यान दीजिए, वायु कोष का कार्य क्या होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए आंसर कीजिए, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तक्षशिला। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है तक्षशिला। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनने में सहायता की थी? तो ये किया था किसने? तो याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या नियोजन नहीं बोला गया है, भारतीय नियोजन। तो यहाँ पे आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि करना। जनसंख्या वृद्धि करना ये भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, जबकि जनसंख्या कम करना ये भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, ध्यान रखेंगे। बाकी औद्योगिक विधि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, ये सभी भारतीय नियोजन का उद्देश्य है। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है विधानसभा अध्यक्ष। दिए गए शब्द में संधि ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अच प्लस अंत क्या बनेगा इससे? तो अच प्लस अंत इससे क्या बनेगा? तो याद रखिएगा अजंत। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुण गाना दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? गुण गाना का तारीफ करना। आगे देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही जवाब है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। आगे देखिए, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनमाला रोग का कारण बनती है? यानी मिनी माता, यहाँ पे मीन माला नहीं होगा, मिनी माता रोग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? याद रखिएगा पारा। पारा के विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग होता है और कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सही जवाब है असम का। आगे देखिए, 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इस प्रश्न को हमने आपको कल भी बताया था, इसका सही जवाब क्या होगा?
फ्रांस, पेरिस। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों, सांची स्तूप जो है ये किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है? तो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति 123। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। याद रखिएगा, क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। और किवितु की बात करें पूर्वी बिंदु है, और सर क्रीक ये पश्चिमी बिंदु है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो द्वीप है, ये है कौन सा? तो याद रखिएगा, बैरन द्वीप, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।